हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अगेन ऑन माय चैनल स्टूडेंट। तो आज हम अपनी सेकंड वीडियो लेके आए हैं जो कि हमारी जस्ट वेट फॉर 1 मिनट स्टूडेंट, आई एम टेकिंग पेन, जो कि हमारी सी डी पी नॉट पेडागोजी की रहेगी। और पेडागोजी कौन से सब्जेक्ट की है? ये हमारी इंग्लिश पेडागोजी की दूसरी क्लास है। एज़ यू ऑल नो, द न्यू सिलेबस इज़ एडेड बाय द एचटेट। तो उस एचटेट में जो न्यू सिलेबस ऐड हुआ है उसमें लैंग्वेज की पेडागोजी को भी ऐड किया गया है। तो ये हमारे एमसीक्यू सीरीज़ में दूसरी वीडियो हमारी है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ पीपी मॉडल ऑफ टीचिंग। पीपी मॉडल ऑफ टीचिंग के 3 कंपोनेंट हमने बताने हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है प्रेजेंट, प्रैक्टिस और प्रोड्यूस। ठीक है, ये पीपी मॉडल था भाई। वैसे कई बार ये ना देके आपको ये भी मिल सकता है प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन। बात वही है, प्रेजेंट दे रखा है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन आपको दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हर एक लेटर है उसका मीनिंग क्या होता है? अ स्टेज ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। जो फर्स्ट स्टेज इन्होंने शो किया प्रेजेंट, इसका मतलब है प्रेजेंटेशन, जहाँ पे टीचर क्या देता है, किसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। सेकेंड स्टेज इज़ द प्रैक्टिस, फिर उस टॉपिक को प्रैक्टिस किया जाता है, और जब प्रैक्टिस रहता है तो बच्चा मास्टरी गेन करता है, मास्टरी गेन करता है तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन देगा। ठीक है, तो ये हमारा पीपी मॉडल ऑफ टीचिंग है। चलिए मूव करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? अ टीचर ऑफ क्लास 8th डिस्कस डिटरमाइनर इन हर क्लासरूम थ्रू अ शॉर्ट टेक्स्ट। एक क्लास 8th में एक टीचर ने डिटरमाइनर को एक्सप्लेन किया, किसके थ्रू किया? एक शॉर्ट टेक्स्ट के थ्रू, जिसमें जो डिटरमाइनर से वो अक्कर हुए उस टेक्स्ट में काफ़ी बार, मैनी टाइम्स, एंड लर्नर वर मेड टू नोटिस दैम इन यूज़। और लर्नर को जब एक बार उनको टॉपिक समझ में आ गया तो उन्होंने बार बार क्या किया? नोटिस किया कि इस टेक्स्ट में क्या है? डिटरमाइनर है, उनका बार बार यूज़ हो रहा है। दिस वॉज फॉलोड बाई लर्नर्स यूजिंग द सेम इन देयर ओन लैंग्वेज फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। अब लर्नर्स ने क्या किया? उनको जो बिल्कुल सेम थे उनको अपनी लैंग्वेज में भी यूज़ किया, उन डिटरमाइनर्स को किसी पर्पज़ के लिए। एंड टीचर देन ब्रोट टू द नोटिस ऑफ द लर्नर द यूज़ ऑफ डिटरमाइनर इन कंटेक्स्ट। सो व्हाट स्ट्रेटजी डिड द टीचर एम्प्लॉय इन हर क्लासरूम। तो ये पूछा है टीचर ने यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की है क्लासरूम के अंदर। देखिए, सब कुछ उनकी प्रेजेंस में हो रहा है ना, कॉन्शियसनेस में हो रहा है। तो ये जो करेक्ट आंसर है हमारा, ये है कॉन्शियस टीचिंग यहाँ पे हो रही है। देखिए, अब समझते हैं कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कॉन्शियस टीचिंग होती क्या है? अगर हम बात करें कॉन्शियस टीचिंग की, तो इसमें क्या रहता है? जो स्टूडेंट होते हैं वो अवेयर होते हैं दैट द स्टूडेंट आर द रियल टीचर। वो अवेयर कब है? जब उन्होंने पहले वो टॉपिक किससे सीखा? टीचर से सीखा। टीचर ने उनको आइडेंटिफाई करना सिखाया तो बच्चे कॉन्शियस थे, तो उन्होंने सेम जो मेथड है वो अपने टेक्स्ट के अंदर भी फॉलो किया। तो यहाँ पे क्या हुआ? अवेयरनेस इन द स्टूडेंट दैट द स्टूडेंट्स आर द रियल टीचर। ठीक है, कॉन्शियसनेस कैन बी अंडरस्टूड एज डेवलपिंग अवेयरनेस ऑफ आर्ट थॉट्स। किसकी डेवलपिंग हो रही है? वहाँ के उनकी थॉट्स की, क्योंकि उन्होंने उसको समझा है, उनकी फीलिंग्स की, उनके बिहेवियर की। ठीक है, ये होती है हमारी कॉन्शियस टीचिंग। अब यहाँ पे देखिए 2-3 और हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है एक, CLT। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेते हैं। CLT की फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसको हम कम्युनिकेटिव अप्रोच भी बोलते हैं। यहाँ क्या होता है? इट एंटेल टीचिंग लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज को टीच किया जाता है। और कैसे टीच किया जाता है लैंग्वेज को? कम्युनिकेशन के थ्रू, तभी इसका नाम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है। एंड दिस अप्रोच टू टेक्निकल लैंग्वेज फ्रेम कम्युनिकेशन एज बोथ ए गोल एंड ए मेथड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर हुज फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट द इंग्लिश। ठीक है, जिनकी पहली लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो वहाँ पे उनका एक गोल हो जाता है कि उनको लैंग्वेज लर्नर्स को क्या सिखाना है? इंग्लिश सिखाना है थ्रू कम्युनिकेशन। ठीक है, एक इसमें आई है भाई कि टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है? TBLT। कई बार इसकी भी आपसे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, TBLT की फुल फॉर्म। तो ये होती है टास्क बेस्ड लर्निंग, टास्क या टीचिंग आप इसको बोल दें। इसको दूसरा नाम हम TBI भी बोलते हैं, टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन। और ये किस पे फोकस करता है? इट फोकसेस ऑन द यूज ऑफ ऑथेंटिक लैंग्वेज।
टू कंप्लीट मीनिंगफुल टास्क इन द टारगेट लैंग्वेज। मतलब आप जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे ना वो ऑथेंटिक लैंग्वेज हो, तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे एक टास्क को। ठीक है, इस तरीके के टास्क में क्या आता है, जैसे विजिटिंग अ डॉक्टर, कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, वहाँ पे आप कैसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज़ करेंगे। एक भाई इसमें है, दूसरा जो हमारा है वो है स्ट्रक्चर्ड टीचिंग। फर्स्ट जो गिवन है, मैं चारों आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चर्ड टीचिंग भी क्या है, एक सेट है टीचिंग टेक्निक का जो डेवलप किया था भाई टेक ने। ये टेक प्रोग्राम पहले भी आया है। टेक की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देती हूँ, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। किस तरह के तरीके के चिल्ड्रन की, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, ये होती है टेक की फुल फॉर्म। तो ये उनके लिए एक मेथड है, ये एक स्टेट वाइड प्रोग्राम है जो सर्व करता है किस तरीके के इंडिविजुअल को जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये टेक प्रोग्राम वही होता है और उनके लिए जो टीचिंग टेक्निक डेवलप की गई है वही हमारी स्ट्रक्चर्ड टीचिंग है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ए टीचर फाउंड सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग दैट इज रीडिंग with understanding a text on scientific concept. She decided to pick the student who find it difficult on particular aspect. She took separate session for them to support them and read and understand the such text. What is trying to do here? एक टीचर ने क्या पाया कि जो कुछ एस्पेक्ट हैं लैंग्वेज को लर्न करने के, जैसे रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग ए टेक्स्ट, मतलब रीड भी करना और अंडरस्टैंड भी करना टेक्स्ट को। किस तरीके का टेक्स्ट है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का वो टेक्स्ट है। तो उसने क्या डिसाइड किया, सी डिसाइडेड टू पिक द स्टूडेंट, उन स्टूडेंट को उन्होंने पिक किया, ढूंढा जिनको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट ऑन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट। अब उसने क्या किया, उन बच्चों का सेपरेट सेशन लिया और उनको उनकी रीडिंग में सपोर्ट किया और उनको वो टॉपिक था जो साइंटिफिक टॉपिक उसको समझने में भी सपोर्ट किया। तो यहाँ पे जो टीचर है वो किस चीज़ के लिए ट्राई कर रहा है ये हमने बताना है। तो यहाँ पे भाई टीचर किस चीज़ के लिए ट्राई कर रहा है, रिमीडियल टीचिंग यहाँ पे टीचर कर रहा है। क्योंकि देखिए बच्चे को नहीं आता तो टीचर उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये किस तरीके की यहाँ पे टीचिंग हो रही है, रिमीडियल टीचिंग यहाँ पे हो रही है कि पहले उनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है उसको फाइंड आउट किया जा रहा है, फिर उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के बाद उनको एडिशनल सपोर्ट टीचर की तरफ से मिल रहा है जिससे उनकी रिमेडी का सॉल्यूशन भी साथ साथ हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है भाई, कौन सा क्वेश्चन था ये, 108 है, तो 109 पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, A teacher wanted her student to learn vocabulary effectively. Which of the following way should she adopt to teach the vocabulary in her classroom? तो वो कौन सा वे अडोप्ट करेगा ये vocabulary को समझाने के लिए? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा फोर्थ वन, आस्क देम to group the words into meaningful category and use them in real life purpose। देखिए रियल लाइफ सेटिंग से जो भी चीज़ हम बच्चे को समझाते हैं वो बच्चा जल्दी कैच करता है। तो यहाँ पे टीचर भी क्या करेगा, उनको कहेगा कि उन वर्ड्स को ग्रुप में करो जिनकी मीनिंगफुल कैटेगरी हैं और फिर उन्हीं वर्ड्स को आपको रियल लाइफ सिचुएशन में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो करके दिखाना है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए रीडर गेट्स द हिंट बेस्ड ऑन साउंड सिंबल कोरेस्पोंडेंस टू डिकोड एंड कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट। तो हम इसको क्या बोलेंगे वो हमने बताना है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझे। एक जो रीडर है, जस्ट वेट, आ रीडर गेट द हिंट्स, वो हिंट जो रीडर को मिले वो किस पे बेस्ड हैं, साउंड सिंबल कोरेस्पोंडेंस पे। किसको डिकोड करने के लिए, डिकोड और कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट जो उनके आगे है। तो भाई इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं ग्राफोफोनिक क्यू।
ये इसका आंसर है। अब हम इन क्यू के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमारे आगे आया ग्राफिक क्यू। ग्राफिक क्यू क्या इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व यूजिंग विजुअल क्लू टू फिगर आउट ए वर्ड। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? एक विजुअल क्लू मिलेगा। ग्राफ जैसे आपको पता है ना, पिक्चर से रिलेटेड हो गया, तो आपको एक विजुअल क्लू दिया जाएगा एक वर्ड को फिगर आउट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ हिलेरी रन इनटू ए वर्ड दैट शी डजंट नो, शी कैन लुक एट द लेटर दैट मेक इट अप, शी नो दैट सर्टन लेटर रिप्रेजेंट साउंड, सो शी कैन देन साउंड द वर्ड आउट। ठीक है, मतलब आपको एक क्यू दिया जाएगा जिससे आप वर्ड को फाइंड आउट करोगे। ये अभी मैंने बताया है कि अगर ग्राफोफोनिक क्यू क्या होता है? इट इन्वॉल्व द लेटर साउंड और साउंड सिंबल रिलेशनशिप जिस लैंग्वेज में होता है उसको ग्राफोफोनिक क्यू बोलते हैं। फिर एक इसमें दिया है भाई मेटा लिंग्विस्टिक क्यू। तो ये क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड इन द स्पीकिंग प्रोसेस। मेटा लिंग्विस्टिक क्यू को आप स्पीकिंग प्रोसेस में यूज करते हैं एंड इट इन्वॉल्व द अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ द लिंग्विस्टिक कॉम्पोनेंट ऑफ द लैंग्वेज। मतलब आपको मेटा लिंग्विस्टिक क्यू के लिए अवेयर होना पड़ेगा कि कहाँ पे तो हमें कंपोनेंट को यूज़ करना है, कहाँ पे हमें कंट्रोल करना है लैंग्वेज के कंपोनेंट को। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ग्राफिक क्यू को तो मैंने बताया ये आपको क्या यूज़ करते हैं? विजुअल क्लू को यूज़ करते हैं टू फिगर ए वर्ड आउट। ठीक है, फिर एक लास्ट दिया है सिंटैक्टिक क्यू। सिंटैक्टिक क्यू में हम क्या देखते हैं? वर्ड का ऑर्डर चेक करते हैं। सिंटैक्टिक क्यू इन्वॉल्व वर्ड ऑर्डर, रूल्स एंड पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, जिसमें तीनों चीज़ें आ जाती है। भैया आपको ये याद रखना है। सपोज इस बार क्वेश्चन ग्राफोफोनिक क्यू से हो सकता है नेक्स्ट टाइम सिंटैक्टिक क्यू से दे दे, तो आपको याद रखना है सिंटैक्टिक क्यू में क्या होता है? वर्ड का ऑर्डर होता है, रूल्स होते हैं और एक पैटर्न होता है लैंग्वेज का। मतलब कहाँ पे आपको पंचुएशन यूज़ करना है, कहाँ पे आपको जैसे कोमा है, कहाँ फुल स्टॉप है, इस तरीके से आपको एक ऑर्डर में सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। या फॉर एग्जांपल जैसे द पोजीशन ए वर्ड होल्ड इन ए सेंटेंस विल क्यू द लिसनर और रीडर एज टू वेदर द वर्ड इज ए नाउन और ए वर्ब। तो इस तरीके से आपको मतलब पता होना चाहिए एक ऑर्डर का पैटर्न, रूल्स का पैटर्न क्या है लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन क्या है? इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज। क्या बोलते हैं भाई उसको? उसको हम बोलते हैं इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी। इंडिया की लैंग्वेज को एजुकेशन पॉलिसी में क्या बोलते हैं ये बताना है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, सभी ने त्रिभाषाई सूत्र जो कि 1968 से ही लागू हो गया था हमारा, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 112 पे आते हैं। व्हाट इज़ द फॉलोइंग एक्टिविटी नोन एज इन वोकेबलरी लर्निंग? फाइंड वर्ड विच कैन बी फ्रेंड द वर्ड रेन और हैवी रेन। तो ये किस तरीके की जो एक्टिविटी है वोकेबलरी लर्निंग में, और एक्टिविटी क्या है? हमें फाइंड आउट करना है एक वर्ड को विच कैन बी फ्रेंड द वर्ड रेन, फॉर एग्जाम्पल हैवी रेन। तो इस तरीके से, तो इस जो एक्टिविटी को बोलेंगे इसको हम क्या बोलते हैं? कोलोकेशन। क्या बोलते हैं भाई इसको? हम बोलते हैं कोलोकेशन। अब इसमें भी आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है कि जब कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमने एक वर्ड से मिलता जुलता वर्ड हमने ढूंढा है, तो इस तरीके की जो एक्टिविटी है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलोकेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टीचर आस्क हर लर्नर टू ज्वाइन द सेंटेंस। उसको क्या करना है? सेंटेंस को ज्वाइन करना है और एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है। इंसर्टिंग स्प्लाइड कनेक्टर एंड कोहेरेंस मार्कर लाइक बट एंड हाउएवर बिकॉज ऑल्दो, इन सब का यूज़ करके। तो ये जो अप्रोच है यहाँ पे भाई, इस अप्रोच को क्या बोला गया है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 113। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 113 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग अप्रोच। ठीक है, इस तरीके की अप्रोच को कि आपको कनेक्टर्स को भी यूज़ करना है तो कंट्रोल्ड भी हो गई, और आपको लिखना खुद से है इन कनेक्टर्स का यूज़ करके, तो ये किस तरीके की अप्रोच हो गई? कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग अप्रोच।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ वन टर्म। जैसे मान लिया सेमेस्टर सिस्टम है और उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, सेम फर्स्ट और सेम 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 मंथ की टीचिंग के बाद, मतलब 6 मंथ का आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, उसके बाद असेस किया गया स्टूडेंट को। तो इस तरीके की जो असेसमेंट होती है, जो एट द एंड ऑफ एग्ज़ाम होती है, एट द एंड ऑफ टर्म होती है, उसको हम बोलते हैं सबमेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। ए टीचर आस्क हर लर्नर ऑफ क्लास 8 टू रीड ए नोवेल। क्या करे वो, टू रीड ए नोवेल बाय एन इंडियन ऑथर एंड आस्क देम टू राइट एन एसे गिविंग देयर व्यू ऑन द नोवेल एंड व्हाट इज दिस नोन एज द रीडिंग एक्टिविटी। मतलब वो नोवेल पढ़ें और फिर उस पर अपने व्यू लिखें उसी नोवेल के ऊपर, कि मतलब उनको क्या लगा, उनके व्यूज़ क्या हैं इस नोवेल के बारे में। जो तो इस तरीके की जो एक रीडिंग राइटिंग एक्टिविटी हो गई है, तो इस तरीके की एक्टिविटी को आप क्या बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर तो रहेगा ये एक्सटेंसिव रीडिंग है। अब इसमें भी आई हैं भाई, क्या क्या टर्म आई हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स द लर्नर रीडिंग इन डिटेल। यहाँ पे लर्नर को इन्वॉल्व किया जाता है कि वो पहले किसी नोवेल को या किसी भी टॉपिक को रीड करे डिटेल में विद स्पेसिफिक लर्निंग एम, और उनको उस चीज़ का रीडिंग का कुछ एम होना चाहिए, कुछ टास्क का कुछ एम होना चाहिए, तभी वो स्पेसिफिकली उसको डीपली लर्न कर रहे हैं। एंड इट कैन बी कंपेयर्ड, आप इसको कंपेयर करिए एक्सटेंसिव रीडिंग से, जहाँ पे लर्नर क्या करता है, सिर्फ रीड करता है टेक्स्ट को एन्जॉयमेंट के लिए, और फिर डेवलप करता है एक जनरल रीडिंग स्किल अपने अंदर। ठीक है, तो ये तो एक्सटेंसिव रीडिंग है। लेकिन अगर आपने डीप रीडिंग की, क्यों की डीप रीडिंग, क्योंकि आपका किसी टास्क को लेके कुछ एम था, इसीलिए आपने डीप रीडिंग की, तो वो आपकी इंटेंसिव रीडिंग होती है। ठीक है, एक्सटेंसिव का आपको पता चल गया। फिर है रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। क्या होता है रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, आप ये लगाइए एक लाइफ लॉन्ग स्किल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, अपनी नेचुरल क्यूरियोसिटी, या ये कह लीजिए चिल्ड्रन की नेचुरल क्यूरियोसिटी को, टू इंट्रोड्यूस योर चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इनसाइड द बुक। मतलब आप उसको बुक्स दे रहे हैं, बुक से नॉलेज दे रहे हैं, और उसको बच्चा खुद से क्या कर रहा है, ग्रेस्प कर रहा है नॉलेज को, अपनी एन्जॉयमेंट के साथ साथ वो नॉलेज भी ले रहा है बुक्स को पढ़ के। इंक्लूडिंग नॉन फिक्शन विल हेल्प टू प्रोवाइड ए बैलेंस एंड वेराइटी ऑफ जेनराज इन योर चाइल्ड रीडिंग। यहाँ पे चिल्ड्रन मतलब खुद से क्यूरियस होता है, उसको लव होता है लर्निंग से, एंजॉय होता है कि वो एक्सप्लोर करे न्यू आइडियाज़ को। ठीक है, एंजॉय करता है वो इस चीज़ को। तो ये होता है हमारा रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। एक वर्ड और आया है यहाँ पे, चलिए इसको हम आगे करेंगे डिटेल में, स्कैनिंग को भी आगे क्वेश्चन में भी ये आएगा भाई, तो हम इसको आगे देखते हैं। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 116 पे। ए टीचर सिलेक्टेड ए टेक्स्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर। एक टीचर ने सिलेक्ट किया एक टेक्स्ट को न्यूज़पेपर से, एंड ड्रॉप्ड एवरी 5th वर्ड एंड आस्क्ड हर लर्नर टू सप्लाई द मिसिंग वर्ड। और ड्रॉप कर दिया हर 5वां वर्ड, और अपने लर्नर से कहा कि इस मिसिंग वर्ड को फिल करो। तो ये किस तरीके का टेस्ट है, यहाँ पे किस तरीके का टेस्ट एक बच्चे का टीचर ले रहा है। तो करेक्ट आंसर है भाई ये एक क्लोज टेस्ट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे हम हर, जरूरी नहीं 5वां, मतलब हर 4th वर्ड, मतलब सीक्वेंस वाइज हमने कोई वर्ड मिस किया और फिर बच्चों से ही हम पूछ रहे, तो इसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। नेक्स्ट है मल्टीलैंग्वेलिज्म एज ए स्ट्रैटेजी इज। मल्टीलैंग्वेलिज्म क्या होता है, मैंने हिंदी की क्लास में तो ये बताया है, अब देख लेते हैं इंग्लिश में भी क्या होता है। मल्टीलिंग्वलिज्म में क्या होता है, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट्स। आपने क्या किया, जिस तरीके की लैंग्वेज के बच्चे आपकी क्लास में हैं, उनकी ही लैंग्वेज को टीचिंग लर्निंग के लिए, या फिर लैंग्वेज को लर्न करने के लिए आपने यूज़ किया, या फिर जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके कंटेंट को लर्न करने के लिए आपने यूज़ किया, वो होता है हमारा मल्टीलिंग्वलिज्म। 118 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है,
डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज, कई बार पूछ लेते हैं डेनोटेटिव कॉनोटेटिव, तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो डेनोटेटिव मीनिंग होता है एक वर्ड का वो किस तरीका का मीनिंग होता है। ये फैक्चुअल मीनिंग होता है और हम ये बोलें ये बेसिक मीनिंग होता है किसी भी वर्ड का। वी एक्वायर डैश लैंग्वेज बाय अंडरस्टैंडिंग इनपुट दैट इज a little beyond our current level of acquired competence. What is this pedagogical concept known as? तो इस तरीके के pedagogical concept को हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं input hypothesis. Question number 120. What is the status given to English by the Indian Constitution? तो किस तरीके की जो हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको किस तरीके का स्टेटस दिया गया है हमारे भारत के संविधान में, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज मानी गई है। देखिए पहले तो हिंदी ही है, उसके बाद जो सेकंड एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी हमारी वो इंग्लिश है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको क्या माना गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं, हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटिशन इज ए कंपोनेंट ऑफ विच मेथड। हमने एक हैबिट को फॉर्म किया, कि कैसे किया हमने किसी की हैबिट को फॉर्म, रिपीटिशन से, ठीक है। तो ये किस तरीके का मेथड है वो हमसे पूछा गया है, तो ये हमारा ऑडियो लिंग्विलिज्म मेथड है। 137. A teacher of class 7th asked her learner टू ब्रिंग, क्या लेके आना उनको, एटलीस्ट 2 or 3 ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम, 2 या 3 ऑब्जेक्ट अपने घर से, एंड आस्क देम टू एक्सचेंज द ऑब्जेक्ट अमंग देमसेल्फ। पहले सब बच्चे लेके आए, फिर उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को सभी स्टूडेंट ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया। शी नाउ आस्क देम टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इन देयर हैंड इन एटलीस्ट 10 सेंटेंसेज। और फिर जिसके हाथ में जो भी ऑब्जेक्ट आया उसके बारे में आपको क्या करना है, एटलीस्ट 10 सेंटेंसेज बनाने हैं। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्ट नोन एज इन लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हैं उनको क्या बोलेंगे, जिससे हम लैंग्वेज भी लर्न करा रहे हैं बच्चों को एक तरीके से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा भाई, इसको उन ऑब्जेक्ट्स को बोला जाएगा रियलिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज ए प्रोसेस इन द टॉप डाउन अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ लिसनिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज ए प्रोसेस। कौन सा कंपोनेंट एक प्रोसेस है टॉप डाउन अप्रोच में, जिसमें क्या करना है, टीच करना है लर्निंग ऑफ लिसनिंग। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा रिकॉग्नाइज द टॉपिक। टॉपिक को रिकॉग्नाइज करना हमारी एक क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है। फिर क्वेश्चन आता है माइंड में कि अब ये जो टॉप डाउन अप्रोच है, एक बॉटम अप अप्रोच होती है, एक टॉप डाउन अप्रोच होती है। तो ये क्वेश्चन है टॉप डाउन लिसनिंग अप्रोच होती क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो टॉप डाउन जो लिसनिंग है वो यूज़ करते हैं बैकग्राउंड नॉलेज एंड कॉन्टेक्चुअलाइज द वर्ड टू एड द कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। बैकग्राउंड नॉलेज को हम यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्चुअलाइज कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ड्स दिए हैं उनको यूज़ करते हैं किसी भी कॉम्प्रीहेंशन को ऐड करने में। एक होती है बॉटम अप लिसनिंग, वहाँ पे यूज़ करते हैं हम साउंड्स को, वर्ड्स को या फिर अदर स्मॉल यूनिट्स को, अगर हमें किसी मीनिंग को बनाना होता है तो ये होती है हमारी टॉप डाउन अप्रोच। फिर आते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 139 पे। क्वेश्चन क्या है, ए टीचर अरेंज हर लर्नर इनटू पेयर एंड गिव देम ए टेक्स्ट ऑफ 2 पैराग्राफ। पहले पेयर में अरेंज किया लर्नर्स को, फिर उनको क्या दिया, टेक्स्ट दिया 2 पैराग्राफ का। 1 लर्नर इन द पेयर रीड आउट द टेक्स्ट टू द अदर एंड द पार्टनर टेक द डिक्टेशन। मतलब एक लर्नर ने क्या किया, पेयर में पहले उसने रीड आउट किया टेक्स्ट को और दूसरे ने क्या किया, उसने डिक्टेशंस को लिखा। देन दिस प्रोसेस इज रिवर्स, मतलब जो उसने बोला एक ने लिखा एक ने पढ़ा, फिर रिवर्स हो गया। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है हम उसको क्या बोलेंगे, वो हमसे पूछा गया है। तो भाई यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये है, किस तरीके की डिक्टेशन यहाँ चल रही है, ये पार्शियल डिक्टेशन।
डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग स्किल इंक्लूड, तो इसमें क्या आता है वो हमसे पूछा गया है। तो इसमें आती है भाई, करेक्ट ऑप्शन है 1, प्रोनाउंसिएशन आती है, ग्रामर आती है और वोकेबलरी मैकेनिक्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए, Jatin Raghav is reading fast, looking for specific information in a machinery manual. तो what is this reading sub skill known as? तो इस तरीके की जो उसकी रीडिंग स्किल है, रीडिंग सब स्किल है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे स्कैनिंग। अब स्कैनिंग पता चल गया कि साथ में रीड कर रहा है, फिर उन जो रीड किया उसके लिए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को वो चेक भी कर रहा है। तो ये जो रीडिंग स्किल है साथ साथ वो मतलब उस चीज़ को बिल्कुल क्लैरिफाई करता चल रहा है, ये हमारी स्कैनिंग है। नेक्स्ट है, हियर आर सम सेट ऑफ वर्ड्स इन सम पैटर्न। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ वर्ड्स है और वो कुछ पैटर्न में है। फाइंड आउट व्हाट आर दीज नोन एज इन टीचिंग लर्निंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जैसे बिट बैट, डिड डेड, हिड हैड, लिड लैड, मिस मैस, पिन पैन, लुक लक। तो इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं इंग्लिश ग्रामर में उनको हम कॉन्ट्रास्टिव पेयर बोलते हैं। ये कंपेरेबल नहीं है, ये क्या है? कॉन्ट्रास्टिव पेयर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं भाई, वर्ड विच वन रिकॉग्नाइज व्हेन वन हियर और सी देम। मतलब वो वर्ड्स जिनको एक बंदा रिकॉग्नाइज करेगा जब वो उनको सुनेगा या देखेगा। तो इन सब को क्या बोलते हैं, किस तरीके की ये हमारी वोकेबलरी है? तो इस तरीके की वोकेबलरी को बोलते हैं भाई रिसेप्टिव वोकेबलरी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो वोकेबलरी हमें गिवन है एक एक करके हम इनका भी मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्टिव वोकेबलरी क्या होती है। प्रोडक्टिव वोकेबलरी समझिए, इफ़ यू आर एबल टू प्रोड्यूस ए वर्ड, प्रोडक्टिव वर्ड है ना, तो अगर आप एबल हैं किसी वर्ड को प्रोड्यूस करने में, कब? व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग इन अ वे दैट इज अप्रोप्रिएट एंड दैट मैच्ड व्हाट यू मीन, दिस इज द पार्ट ऑफ योर प्रोडक्टिव वोकेबलरी। ठीक है, वैसे हम बात करें तो जो रिसेप्टिव वोकेबलरी है वो ग्रेटर होती है प्रोडक्टिव वोकेबलरी से, जिसके जो क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें एक बंदा क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है वर्ड्स को सुनने और देखने के बाद। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर होती है। फिर रिसेप्टिव वोकेबलरी मैंने बताया, तो हम इसको देखते हैं क्या होता है। ये कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, ये वर्ड्स का कलेक्शन होता है डेट इज़ ईजिली अंडरस्टूड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पे जो वोकेबलरी है वो आप कैसे लर्न करेंगे, क्वेश्चन में पूछा भी गया है, बताया गया है कि थ्रू स्पोकन या फिर रिटन लैंग्वेज के थ्रू, साइन लैंग्वेज के थ्रू, जिसको हम जेस्चर भी बोलते हैं। फिर एक होती है भाई एक्सप्लिसिट वोकेबलरी। एक्सप्लिसिट वोकेबलरी इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इट इज़ ए मेंबर ऑफ ए सेट ऑफ एविडेंस बेस्ड टीचिंग। यहाँ पे कोई भी वोकेबलरी जो निकली है ना, वो कैसे निकली है? एविडेंस से। तो एविडेंस बेस्ड टीचिंग प्रैक्टिस which show to improve reading comprehension in adolescent learning, and this type of instruction teaches new vocabulary with many opportunity for students with practices and review। ठीक है, एक होती है हमारी implicit vocabulary। तो ये क्या करती है? it help to maximize the likelihood that student will recognize and remember a word they encounter during reading। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो स्टूडेंट है वो वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करेंगे या उनको रिमेंबर करेंगे, कौन से वर्ड्स को जो उनको रीडिंग के टाइम पे एनकाउंटर करेंगे। मोस्टली उस तरीके से, जैसे कई बार आने जाते ऐसे वर्ड्स आते हैं वो कैब में कि हम रीड करें और हमें पता नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जब उन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके मीनिंग को समझते हैं तो वो हमारी क्या है, इम्प्लिसिट वोकेबलरी है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज फ्री राइटिंग अप्रोच टू राइटिंग प्रोमोट। ठीक है, तो एक ये भाई जिग्सा लिसनिंग आया था, नहीं अभी नहीं, बाद में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
144। तो यहाँ पे फ्री राइटिंग अप्रोच क्या होती है, फ्री राइटिंग अप्रोच टू राइटिंग प्रोमोट, इसका मीनिंग क्या है वो हमने बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट एंड फ्लुएंसी। फ्री राइटिंग अप्रोच का मतलब है आप कंटेंट जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, कंटेंट को, और कैसे करते हैं, विद फ्लुएंसी के साथ उसको करते हैं। पेडागोजिकल ग्रामर जो होती है उसका क्या मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग है टीचिंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। कई बार देखा होगा ना आपने, जैसे लिटरेचर के साथ ग्रामर को टीच किया जाता है, तो कॉन्टेक्स्ट के साथ ही आपको टीच किया जा रहा है ग्रामर को, तो ये पेडागोजिकल ग्रामर यहाँ पे बोलते हैं इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेट एज एन एलिमेंट फॉर असेसमेंट इन ए पोएम। तो यहाँ पे कौन सा एक एलिमेंट नहीं है फॉर असेसमेंट इन अ पोएम वो बताना है। तो देखिए पोएटिक डिवाइसेस भी है, थीम ऑफ द पोएम, वोकैब भी है, ग्रामर नहीं है, नॉट एज एन एलिमेंट फॉर द असेसमेंट इन ए पोएम। 147 पे मूव करते हैं। टीचर आस्क्ड हर लर्नर टू वॉच ए मूवी 2 days ago and now she asked them to have a discussion on what they do if they were the heroine of the movie। तो ये किस तरीके का असेसमेंट है, मतलब 2 दिन पहले उन्होंने कोई मूवी देखने के लिए बोला, 2 दिन बाद उनसे पूछा कि अगर आप इस मूवी के हीरो हीरोइन होते तो आप क्या करते, उनसे डिस्कशन किया जा रहा है इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो ये किस तरीके की असेसमेंट टास्क टीचर यहाँ पे कर रहा है, ये है वही हमारा एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क। ठीक है। व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन, फ्लुएंसी का मीनिंग क्या होता है रीडिंग के अंदर। तो आई थिंक ये तो सभी को आता होगा। फ्लुएंसी का मतलब आपके अंदर कितनी एबिलिटी है टू रीड ए टेक्स्ट, कि आप उसको ईजिली रीड कर पा रहे हैं एक्सप्रेशन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो यहाँ पे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, बिल्कुल, और इंग्लिश इज़ एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश ऑफिशियल है ये गलत है, हिंदी इज नेशनल ये भी गलत है, ये 2 ठीक है भाई, सी और डी, कि जो हिंदी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, और जो इंग्लिश है इज़ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स। 150 क्वेश्चन देखिए। डेक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रेफर टू, डेक्लेरेटिव जो नॉलेज होती है ग्रामर के अंदर वो क्या होती है वो हमने बताना है, डेक्लेरेटिव नॉलेज। तो नोइंग द रूल्स ऑफ ग्रामेटिकल आइटम, अगर आप रूल्स जानते हैं ग्रामेटिकल आइटम्स के तो वो आपकी क्या है, वो आपकी भाई डेक्लेरेटिव नॉलेज है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा, नोइंग द रूल्स ऑफ द ग्रामर आइटम। एक क्वेश्चन आया था भाई ऊपर जिक्सा वाला, ये रहा जिक्सा डिक्टेशन। तो जिक्सा डिक्टेशन देख लीजिए एक बार क्या होता है। एक जो जिक्सा लिसनिंग और रीडिंग एक्टिविटी इज एन इंफॉर्मेशन गैप एक्सरसाइज। यहाँ पे जो लर्नर होता है हियर और रीड डिफरेंट पार्ट ऑफ ए टेक्स्ट, एक टेक्स्ट के अलग अलग पार्ट को वो सुनेगा या रीड करेगा, देन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद अदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट ए टास्क। पहले उसने कहीं कहीं से पढ़ लिया और फिर उसी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए वो एक्सचेंज करता है खुद की इन्फॉर्मेशन को दूसरे के साथ, तो वो आपकी जिक्सा डिक्टेशन होती है। पार्शियल मैंने इसमें बताया था, पार्शियल डिक्टेशन क्या होती है, एक अप्रोच है जो अलो करती है फिजिशियंस को टू यूज़ EHR टेम्पलेट टू डॉक्यूमेंट सर्टन सेक्शन ऑफ द एनकाउंटर वाई अलोइंग अदर सेक्शन टू बी डिक्टेटेड। जैसे इसमें बताया गया है कि पहले आप पढ़ेंगे, एक लिखेगा और एक पढ़ेगा, फिर आप रिवर्स कर लेंगे, दूसरा पढ़ेगा और पहले वाला लिखेगा। तो ये हमारी पार्शियल डिक्टेशन होती है। एक रनिंग डिक्टेशन यहाँ पे गिवन है। तो रनिंग डिक्टेशन क्या होती है, ये भी एक टाइम लिमिटेड एक्टिविटी है इन विच स्टूडेंट वर्क इन पेयर। यहाँ पे स्टूडेंट पेयर में काम करते हैं, मतलब एक स्टूडेंट सिट होता है और दूसरा स्टूडेंट रन करता है टू एक्यूरेटली राइट डाउन ए सिंगल टेक्स्ट वर्ड सेंटेंस और क्वेश्चन दैट आर स्प्रेड अराउंड द क्लासरूम। ठीक है, एज क्विकली दे कैन, मतलब जल्दी से वो कर पाए उस काम को, तो इसीलिए इसको रनिंग डिक्टेशन बोला गया है। ठीक है, कंपोजिशन देख लेंगे बाद में। और देखते हैं भाई एक स्कीमिंग वर्ड भी आया है,
स्किमिंग का मीनिंग भी एक बार आप रुको, मैं यहाँ बता देती हूँ। एक स्किमिंग का वर्ड भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं इंग्लिश में स्किमिंग क्या है। तो स्किमिंग एक टूल है जिसको आप यूज़ करते हैं टू रीड मोर इन लेस टाइम। मतलब आपके पास ना टाइम तो कम है और रीड आपको ज़्यादा करना है, तो ये एज अ टूल आपके लिए काम करता है कि यू कैन यूज़ टू रीड मोर, मतलब आप ज़्यादा पढ़ पाएँ और आपके पास टाइम कम है। ठीक है, सो वी कैन से स्किमिंग रेफर टू लुकिंग ओनली फॉर द जनरल और मेन आइडियाज एंड वर्क बेस्ट विद नॉन फिक्शन, मतलब फैक्चुअल मटेरियल के साथ आप वर्क करें। एक तरीके से इस तरीके से आपको रीडिंग कराई जाती है जहाँ पे मेन आइडियाज होते हैं। एंड विद स्किमिंग योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इज रिड्यूस्ड बिकॉज यू डोंट रीड एवरीथिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्किमिंग में जो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है किसी टॉपिक को समझने की वो कम हो जाती है, क्योंकि आप हर चीज़ रीड नहीं करते, आप मेन आइडियाज़ को वहाँ पे रीड करते हैं। तो स्किमिंग भी आपको ध्यान रखना है। स्कैनिंग आया था भाई एक वर्ड, स्कैनिंग वैसे तो मैंने बताया था, एक बार और मैं बता देती हूँ स्कैनिंग का मीनिंग। तो स्कैनिंग होता है इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट, मतलब आपको रीडिंग करनी है और वो भी तेजी के साथ करनी है ताकि आप फाइंड कर पाएं स्पेसिफिक फैक्ट को। स्किमिंग क्या बताती है आपको, जैसे अभी स्किमिंग बताया था मैंने, उसने क्या बताया आपको, व्हाट जनरल इन्फॉर्मेशन इज विद इन ए सेक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर कोई कितनी जनरल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो स्कैनिंग हेल्प यू टू लोकेट ए पर्टिकुलर फैक्ट ओनली, पर्टिकुलर फैक्ट आपको पता चले, लेकिन स्किनिंग में आपको स्पेसिफिक फैक्ट को फाइंड आउट करना होता है तेजी के साथ किसी भी टेक्स्ट को रीड आउट करके। ठीक है, एक क्रिटिकल रीडिंग वर्ड आया था अभी नीचे, इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। कई बार देखिए भाई क्वेश्चन कहीं से भी उठा लेते हैं, ये जो है क्रिटिकल पेडागोजी या क्रिटिकल रीडिंग। तो क्रिटिकल रीडिंग भी क्या है, एक एक्टिव वे होता है रीडिंग का। इट इज़ डीपर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंगेजमेंट विद इन टेक्स्ट, मतलब आप किसी टेक्स्ट को बहुत डीप में और बहुत उस टेक्स्ट के साथ इन्वॉल्व होके उसको रीड कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड समथिंग इवेलुएटिंग। आप किसी प्रोसेस को पहले एनालाइज कर रहे हैं, फिर उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, फिर उसको इवेलुएट भी कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो रीडिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, क्रिटिकल थिंक करके किसी चीज़ के ऊपर, वो आपकी क्रिटिकल पेडागोजी बोली जाती है। ठीक है, एक और आया था भाई, क्रिटिकल पेडागोजी भी यही होती है, टीचिंग स्टूडेंट थिंक क्रिटिकली एंड क्वेश्चन द इंफॉर्मेशन दे आर गिवन। तो यही थे भाई कुछ मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, तो होप करती हूँ आपको हर क्वेश्चन समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप पुट डाउन करें क्वेरी को कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एवरीवन, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।